तो आइए फिर से आपका स्वागत है। वैसे स्वागत इतनी बार क्यों करूं एक ही दिन में तो वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी तक हमने दो सवाल मैंने आपको दिए। पहला पेरेंटिंग शैली पर दिया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। दूसरा रूढ़िवादिता लैंगिक असमानता पर दिया, जिसमें एक लिंग को महत्व दे रहे दूसरे को नहीं दे रहे। अब तीसरा जो सवाल है वो है लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप। लैंगिक असमानता और लैंगिक रूढ़िवादिता दोनों एक जैसे मिलते जुलते शब्द है, लेकिन अंग्रेजी ध्यान रखना, लैंगिक स्टीरियोटाइप वर्ड होता है अंग्रेजी में लिखा हुआ, जेंडर स्टीरियोटाइप लैंगिक रूढ़िवादिता होती है, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वो लैंगिक असमानता थी। लैंगिक असमानता में क्या था, जहां एक बच्चे को यानी एक लिंग को प्राथमिकता दे रहे थे दूसरे को नहीं दे रहे थे, उसको ही लैंगिक असमानता कहते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि जो प्राचीन समय से हमारे समाज में कुछ लड़कियों और लड़कों से संबंधित कुछ धारणाएं मान्यताएं जो चली आ रही है ना, उनको ज्यों का त्यों फॉलो कर लेना ही लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती हैं। उदाहरण उदाहरण के लिए, माना समाज में एक परिवार है, एक लड़की एक लड़का है। पता जो पिता होता है, वो पिता जो बाजार से सामान लेके आता है, लड़की के लिए गुड़िया लेकर आता है और लड़की के लिए एक बंदूक लेकर आता है। क्या है ये, लैंगिक रूढ़िवादिता है। यानी पिता ये मानता है कि लड़की गुड़िया से ही खेल सकती है और जो लड़का हो बंदूक से खेल सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों के लिए गुड़िया लेकर आता, दोनों के लिए बंदूक लेके आता। यानी ऐसा पिता है जो लैंगिक रूढ़िवादिता को मानता है। यानी जो पहले से समाज में ऐसी विचारधारा चली आ रही है, उसको ज्यों का त्यों मानना ही लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती है। और भी उदाहरण समझ सकते हैं। लैंगिक रूढ़िवाद ये भी है, जैसे कि जो महिलाएं होती हैं वो केवल घर का काम ही करेंगी और जो लड़के होते बाहर का काम करेंगी। तो जो ऐसी विचारधारा को भी मानता है कि यार लड़की बाहर का काम नहीं कर सकती, लड़का घर का काम नहीं कर सकता, वो भी लैंगिक रूढ़िवादिता है। यानी लैंगिक रूढ़िवादिता से ही लैंगिक असमानता को या लैंगिक पक्षपात को जन्म मिलता है। आई समझ। इससे पहले हमने पढ़ा था ना, जब आप लैंगिक रूढ़िवादी विचारधारा को मानते हो ना, तो उससे ही फिर आगे चल के लैंगिक भेदभाव भी जन्म ले लेता है। तो दोनों मिलते जुलते शब्द है। लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब कि प्राचीन समय से लड़कियों और लड़कों के बारे में जो भी मान्यताएं प्रथाएं, जिस प्रकार की विचारधारा चली आ रही, उनको ज्यों का त्यों मानना ही रूढ़िवादिता। रूढ़िवादी समझते हो ना, कई बार आपने सुना होगा, मैं भी कई बार यूज़ करता हूँ, बड़े रूढ़िवादी हो। रूढ़िवादी का मतलब जो आधुनिक नहीं है, मॉडर्न ख्यालों का नहीं है, प्राचीन टाइप की बातें करता है, जो पिछली चीज़ों मतलब जैसी चीज़ों समाज में पहले चली आ रही, उसको मानना ही रूढ़िवादिता कहलाता है, ठीक है। रूढ़िवादी शब्द भी मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ। तो लैंगिक असमानता और लैंगिक रूढ़िवादिता मिलते जुलते शब्द है। लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब कि समाज में जो चली आ रही चीज़ें हैं उनको मानना, और इससे ही आगे चल के फिर लैंगिक भेदभाव का जन्म होगा। कैसे होगा, पिता को ऐसा लगा कि भाई बच्ची गुड़िया से खेलेगी, बच्चा बंदूक से खेलेगा, तो आगे चलकर यही होगा ना कि जो एक को अच्छा मानेगा दूसरे को बुरा मानेगा, तो लैंगिक भेदभाव बन जाएगा। तो लैंगिक रूढ़िवादिता ही लैंगिक भेदभाव को जन्म दे देती है आगे चल के। तो लैंगिक रूढ़िवादिता का अर्थ आपने समझा। अब देखते क्या है लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप से आप क्या समझते हैं। परिवार में सामाजिक प्रथाओं का चलन किस प्रकार समाज के उत्थान में मदद करता है। दो एक सवाल ही है, इसको मैं अलग से मतलब इसके बाद दूसरे पन्ने में मैंने लिखा उसको दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम इस वाले को पढ़ेंगे। लिंग रूढ़िवादिता की अवधारणा को विस्तार से बताइए। भारत में लिंग रूढ़िवादिता को दूर करने के सुझाव दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता होती क्या है, उसके क्या कारण होते हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है, इसको पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद इस सवाल को भी मैं आपको कराऊंगा कि परिवार में सामाजिक प्रथाओं का जो चलन है वो किस प्रकार लैंगिक रूढ़िवादिता यानी समाज में उत्थान में मदद करता है, तो इसको भी हम देखेंगे। इसी में मैं दोनों सवालों को आपको समझाऊंगा। एग्जाम में कैसे भी आए आपको समझ सको, ध्यान से देखना। हम लैंगिक रूढ़िवादिता को पढ़ रहे हैं, लैंगिक भेदभाव को नहीं पढ़ रहे। इसी से लैंगिक भेदभाव भी जन्म लेगा। इसका मतलब समझ लो कि मान ली एक अवस्था है, तो इससे आगे चलकर लैंगिक रूढ़िवादिता से लैंगिक भेदभाव जन्मता है ना। तो आपको मुझे उम्मीद है कि थोड़ा मतलब मन में आया होगा कि हाँ, लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब पुरानी विचारधारा को मानना है। और किससे संबंधित, लड़की लड़का शब्द है ना, लैंगिक, और चीज़ों से नहीं, लिंग से संबंधित। तो इस वाले सवाल को हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। देखते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता या लैंगिक जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। लैंगिक रूढ़िवादिता एक विचारधारा है जो लड़कों और लड़कियों के विषय में प्राचीन समय से चली आ रही विचारों को मान्यता देती है, उनको बढ़ावा देती है, लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है, एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है, जो लड़कों और लड़कियों के विषय में प्राचीन काल से चली आ रही जो विचार होते उनको मान्यता देती है। यानी लड़कों और लड़कों के बारे में जो पहले से ही जैसी विचार चले आ रहे हैं ना कि लड़का को ये करना है, लड़कियों को ऐसा करना है, तो उनको ही बढ़ावा देता है, उनको ही मानता है। इस प्रकार की विचारधारा को ही लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। यानी रूढ़ियों को मानता चला आ रहा है, जो प्राचीन समय से बातें चली आ रही उनको ज्यों को त्यों स्वीकार कर रहा है,
हमारे समाज में प्राचीन काल से ही कई ऐसी मान्यताएं और प्रथाएं चली आ रही है जो लड़कियों और लड़कों के कार्यों और दायित्वों को पृथक पृथक बांटती है। जैसे घर का काम महिला करेगी, बाहर का काम पुरुष करेंगे। बच्चों के लालन पालन का काम महिला करेगी और पैसा कमाने का काम पुरुष करेगा। और यहाँ पर मैंने लिखा है, इस प्रकार समाज में महिलाओं और पुरुषों के विषय में प्राचीन काल से चली आ रही धारणाओं को मानना तथा उनका पालन करना ही लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती है। तो क्या कहा मैंने यहाँ पर कि हमारे समाज में बहुत समय से ऐसी मान्यताएं चली आ रही है कि जो लड़का और लड़कियों को कार्य को अलग अलग करता है कि भाई ये काम लड़के करेंगे, ये काम लड़कियां करेंगी, चूल्हा चौका लड़की देखेंगी, घर का काम लड़की देखेंगे, बाहर का काम लड़का देखेगा। तो समाज में जो ऐसी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को यदि व्यक्ति हूबहू स्वीकार करता है और उसका प्रचलन भी करता है तो इस प्रकार की विचारधारा को ही लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये जो हमने देखा घर का काम महिला करेगी और बाहर का काम पुरुष करते हैं, तो ये भी तो इस लैंगिक भेदभाव को जन्म दे रहा है। तो बिल्कुल दे रहा है। मैंने कहा ना, लैंगिक रूढ़िवादिता से ही लैंगिक भेदभाव जन्म लेता है। तो आगे चल के ये भेदभाव बनेगा, फिर लड़के को प्राथमिकता दी जाएगी, लड़की को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। लैंगिक रूढ़िवादिता से ही लैंगिक भेदभाव जन्म लेता है। ठीक है, यानी समझ सकते हो कि ये एक प्रकार से माता है तो इसका बच्चा पैदा होगा, तो कौन बच्चा पैदा होगा? लैंगिक भेदभाव वाला। ठीक है, तो ये आपने लैंगिक भेदभाव की लैंगिक रूढ़िवादिता की डेफिनेशन समझी। एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ मैं। लैंगिक रूढ़िवादिता एक विचारधारा है जो लड़कों और लड़कियों के विषय में प्राचीन समय से चली आ रही विचारों को मान्यता देती है, उनको बढ़ावा देती है, लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती है। हमारे समाज में प्राचीन काल से ही कई ऐसी मान्यताएं प्रथाएं चली आ रही है जो लड़कियों और लड़कों के कार्यों और दायित्वों को पृथक पृथक बांटती है। जैसे घर का काम लड़कियां करेंगी, बाहर का काम लड़का करेगा। बच्चों के लालन पालन का काम महिलाएं करेंगी और पैसा कमाने और बाहर जाने का काम पुरुष करेगा। इस प्रकार हमारे समाज में महिलाओं और पुरुषों के विषय में प्राचीन काल से चली आ रही धारणाओं को मानना तथा उनका पालन करना ही लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है। अब देखते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता के क्या कारण है। कारण भी देखेंगे, फिर समाधान भी देखेंगे। ठीक है, तो कारण है लैंगिक रूढ़िवादिता की भी सेम उसी प्रकार के कारण है जैसे लैंगिक असमानता के कारण थे। ठीक है, उसी प्रकार के थोड़े आगे पीछे पॉइंट है। बस जब मान लिया किताब सवाल आ जाए और समझना है ना, तो जिसके भी पॉइंट याद आने ना वही पॉइंट लिख देने हैं और पीछे वो चीज़ लिख देनी है। फिर जैसे पहला पॉइंट है संकीर्ण विचारधारा, कि हमारी विचारधारा आज संकीर्ण हो चुकी है। कैसे सो चुकी है कि हम वही सोचते हैं कि हाँ हाँ यार पहले से चीज़ें चली आ रही तो ऐसे ठीक है, लड़की के लिए गुड़िया ठीक है, लड़के के लिए बंदूक ठीक है, लड़की फ्रॉक पहनेगी, लड़का जीन्स पहनेगा। यानी हमारी विचार उतनी में सिमट चुका है कि यार ठीक है ऐसे ही चला आ रहा है तो ठीक है, तो लैंगिक रूढ़िवादिता है। सामाजिक मान्यता प्रथाएं, समाज में ऐसी मान्यताएं प्रथाएं जिसके कारण लैंगिक रूढ़िवादिता को हम जन्म देते, अभी आगे देखेंगे। अशिक्षा भी बहुत बड़ा कारण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, सरकारी उदासीनता है, फिल्म जगत है, आर्थिक असमानता है, रूढ़िवादी विचारधारा है, प्राचीन पुस्तकें और धार्मिक ग्रंथ हैं, गरीबी है और बच्चों का पालन पोषण है। तो ये अधिकांश पॉइंट जो इसमें दिख रहे हैं लैंगिक रूढ़िवादिता में, वो लैंगिक असमानता में भी तो लिखे थे आपको, है ना। तो मैंने क्या कहा, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, लगभग लगभग मिलते जुलते हैं। तो ये पॉइंट याद रख लेने हैं। मान लें एग्जाम में एक ही सवाल आएगा, या तो लैंगिक रूढ़िवादिता पर आएगा या फिर लैंगिक भेदभाव पर आएगा। तो दोनों में से जो भी आपको पॉइंट याद आ रहे होंगे ना, वो लिख देना है। और पीछे मान लिया सवाल लैंगिक रूढ़िवादिता है तो फिर लिखते रहना, हाँ लैंगिक रूढ़िवादिता को लैंगिक बीच बीच में लैंगिक रूढ़िवादिता आते रहनी चाहिए। या फिर लैंगिक भेदभाव का सवाल है, आपने मान लिया लैंगिक रूढ़िवादिता वाले पॉइंट लिख दिए, लेकिन पॉइंट को लिख तो देना है, लेकिन पीछे वही लिखना है लैंगिक भेदभाव। यानी एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ लैंगिक भेदभाव पर ही लिख रहा है, भले ही पॉइंट मिलते जुलते हो। तो लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक भेदभाव के पॉइंट आपस में मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण आपने देखे, संकीर्ण विचारधारा है, सामाजिक मान्यता में प्रथाएं हैं, अशिक्षा है, दोषपूर्ण शिक्षा भी प्रणाली है, सरकार की उदासीनता भी है, फिल्म जगत है हमारा, आर्थिक असमानता है, रूढ़िवादी विचारधारा भी है, प्राचीन पुस्तकें और धार्मिक ग्रंथ हैं, गरीबी है और बच्चों का पालन पोषण है। तो समझते हैं एक एक करके क्या क्या है। तो पहला है संकीर्ण विचारधारा। लैंगिक रूढ़िवादिता को मानना और उसका पालन करने में हमारी विचारधारा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो चीज़ें जैसी चली आ रही है हम उनको वैसा ही अपना लेते हैं, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, चीज़ों को संकीर्ण रूप से देखते हैं। तो संकीर्ण विचारधारा है, जो चीज़ जैसी आ रही है वैसी देख लेते हैं। बच्चे को गुड़िया दे दी, बच्चे को बंदूक दे दे, सोचा नहीं हमने कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों किया, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमने भी कर दिया। यानी संकीर्ण विचारधारा है, जैसा लोग ने कर दिया वैसे कर दिया हमने, है ना। तो ये भी लैंगिक विचार जो रूढ़िवादिता पहला कारण है, संकीर्ण विचारधारा। लैंगिक असमानता में पहले विचार यही था ना
तो उसको वही वही लिख देना, इसको भी वही, एक ही जैसे पॉइंट, थोड़ा सा दिमाग खोल के याद रखना चीज़ों को, ठीक है। तो ये संकीर्ण विचारधारा है। दूसरा, सामाजिक मान्यता और प्रथाएं। समाज में ऐसी मान्यताएं और प्रथाएं हैं जिनसे महिलाओं और पुरुषों को उनके कार्यों के आधा विभाजित किया जाता है, और हम उसी प्रथाओं के कारण लैंगिक रूढ़िवादिता को भी स्वीकार कर लेते हैं। या फिर आप उसी पॉइंट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि समाज में ऐसी अनेक प्रथाएं मान्यताएं हैं, जैसे दाह संस्कार लड़का करेगा, पिंडदान लड़का करेगा, तो इसके कारण भी लैंगिक रूढ़िवादिता को जन्म मिल रहा है कि पहले से चली आ रही विचारधारा को हम वैसे मान ले रहे कि हाँ हाँ दाह संस्कार लड़का ही करेगा, लड़की नहीं करेगी। तो क्यों करेगी ऐसा? क्योंकि पहले से चली आ रही है, और जो चीज़ें पहले से चली आ रही है उसको मानना लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाता है। तो सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। बस मैंने क्या कहा, आपको सवाल में सामने वही आना चाहिए, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता। यदि सवाल रूढ़िवादिता पर आ रहा है और ये असमानता पर, तो असमानता समानता आनी चाहिए, पॉइंट में कोई अंतर नहीं ज़्यादातर, ठीक है। जो शुरुआत में डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख देनी है, और बाकी सेम पॉइंट भी लिखोगे ना, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे पॉइंट हैं। अशिक्षा। समाज में व्याप्त अशिक्षा भी लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होती है। यदि माता पिता अशिक्षित होंगे तो वे बच्चों में विभेद करेंगे, समाज में जो प्रथाएं चली आ रही है उन पर विश्वास करेंगे, भले ही उन प्रथाओं से कोई लाभ हो ना हो। तो बिल्कुल बात भी ठीक है कि समाज में जैसी प्रथाएं चली आ रही है उन पर हूबहू विश्वास कर लेंगे कि हाँ हाँ ठीक है चली आ रही, इससे भी लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। एक उदाहरण से समझते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़कियों को पीरियड होते हैं ना, जो पीरियड होते हैं ये पहले से चली आ रही कि जब लड़की को पीरियड होगी तो मंदिर में नहीं जा सकती हैं, ऐसा चला आ रहा है समाज, है ना। तो माता पिता इसी चीज़ को मानते हैं आज भी कि हाँ लड़की को पीरियड हो इसलिए मंदिर में नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि लड़की को पीरियड हो रहे हैं। ये कहाँ से पता लगा कि गलत है? क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं। तो जो लोग पहले से विचार आ रहे चले आ रहे उसको हमने भी ज्यों का त्यों मान लिया। तो हमने वही तो किया है कि प्राचीन प्रथाएं मान्यताएं चली आ रही उनको हूबहू मान लिया, भले उनका हमें लाभ हो रहा हो ना हो रहा हो, मान रहे। क्यों मान रहे? क्योंकि हम अशिक्षित है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो अशिक्षा के कारण भी लैंगिक रूढ़िवादिता को जन्म मिलता है, और फिर आगे चल के वही लैंगिक भेदभाव को जन्म दे देता है ना। तो ये अशिक्षा भी है। अशिक्षा का पॉइंट इसमें भी सेम टू सेम आ सकता है जैसे वहाँ पर था, कोई अंतर नहीं आएगा। बस अशिक्षा लिख देना, एग्जामिनर को लगेगा हाँ बिल्कुल दोनों पॉइंट खप सकते हैं एक दूसरे के। अगला है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली भी लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा को बनाए रखने और उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। किताबों में महिलाओं के कार्य और उत्तरदायी को पुरुषों के कार्य और उत्तरदायित्व से भिन्न दिखाया जाता है, जिसमें रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। जैसे महिलाओं को घर का काम, चूल्हा चौका का काम करते हुए दिखाया जाता है और पुरुषों को बाहरी काम या नौकरी चाकरी करते हुए दिखाया जाता है। तो इससे भी लैंगिक रूढ़िवादिता को जन्म मिलता है। लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब क्या कि विचार प्राचीन काल से चली आ रही उनको ज्यों को त्यों मान लेना। तो किताबों में भी यही दिखाया जाता है कि लड़की चूल्हा चौका का काम करेगी, तो हमने वही देखा वही पढ़ा, तो हम यही सोचते कि लड़की को वही काम करेगी। लड़के को किताब में दिखा गया कि वो लड़का बाहर का काम करेंगे, तो हमको उन्हीं विचारों को मान के हमने कहा लड़का बाहर का काम करेगी। यानी लड़की क्या करेगी लड़का क्या करेगा, किताबों में जैसा लिखा गया हमने ज्यों का त्यों मान लिया उन चीज़ों को। तो हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी है। किताबों में समानता नहीं दिखाई आपने, किताबों में आपने ये नहीं दिखाया कि लड़का भी चूल्हा चौका कर सकता है, किताबों में आपने ये दिखाया कि लड़की भी बाहर का काम कर सकती है। हमारी मेंटलिटी ऐसी हो गई कि जो किताब में जैसा है लड़की वो ही कर सकती है। यदि कोई लड़की नौकरी करेगी तो हम देखते हैं अरे नौकरी कर रही है, लड़की बाहर का काम कर रही है, क्या वो नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन विचारधारा ऐसी है क्योंकि शिक्षा प्रणाली ऐसी है आपकी। तो ये भी एक कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। सरकारी उदासीनता। सरकारें भी लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में असफल रही है। इस लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण लैंगिक भेदभाव को जन्म मिलता है और इसके निवारण के लिए बनाए गए कानून नीतियों आदि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं हो पाता है। तो वही मैंने कहा अभी सरकार उदासीन है इस दिशा में, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। भाई किताबें ऐसी है तो उनको समाप्त करो ना आप। और जो लैंगिक रूढ़िवादिता है मैंने क्या कहा आगे चलकर लैंगिक भेदभाव को जन्म दे देती है कि यहाँ पर तो ठीक है कि भाई हाँ ठीक है कि लड़की ऐसा करेंगे लड़का ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा मान्यता चली आ रही है। फिर आगे चल के वही तो प्रचलन में हो जाती है कि लड़की यही करेंगी, तो यही लैंगिक भेदभाव बन जाता है फिर आगे चल के। तो सरकार भी उदासीन है, सरकारों को इस दिशा में कोई विशेष रुचि नहीं दिख रही है। अगला है फिल्म जगत। फिल्मों धारावाहिकों में भी महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हुए दिखाया जाता है, जिसके कारण भी लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने में भी फिल्म जगत ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिखाया है। लड़की को वही घर का काम, सिलाई बुनाई कढ़ाई कर रही है, किचन में खाना बना रही है, और लड़का बाहर जा रहा है। तो भाई आपने फिल्म जगत में वही दिखाया, और फिल्मों में यही होता है ज़्यादातर। लड़का विदेश नौकरी करने जा रहा है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो वहाँ चूल्हा चौका करती है, यादों में खोरी, कब आएगा मेरा राजकुमार मुझे लेने आएगा। तो आपने वही तो कर दिया, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे दिया। लोग ये सोच रहे कि हाँ यही लड़की का काम तो केवल चूल्हा चौका करना ही रह गया है ना।
तो लैंगिक रूढ़िवादिता फिल्म जगत ने भी बढ़ावा दिया। फिल्म जगत ने लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया और यही रूढ़िवादिता आगे चलकर लैंगिक समानता में बदल गई है। लैंगिक समानता और रूढ़िवादिता के पॉइंट एक जैसे ही हैं लगभग। अगला है आर्थिक असमानता। आज भी अनेक कार्यस्थलों पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है और इस कारण से भी पुरुष पर निर्भर रहती है। अतः आर्थिक असमानता भी लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। तो कई जगहों पर सेम टू सेम काम के लिए भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पैसा दिया जाता है। मान लिया अभी सेम कंपनी में सेम पोजीशन पर काम कर रही है और एक लड़का भी कर रहा है, तो लड़के को ज़्यादा पैसा दिया जाता है, लड़की को कम दिया जाता है। इससे भी लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते हैं अरे लड़की को तो पहले से कम पैसा मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कम ही देना चाहिए, लड़की को पहले से ज़्यादा मिल रहा है, अरे काम तो एक जैसा कर रही है ना, बराबर क्यों नहीं देते आप। लेकिन वो यही सोचते हैं कि अरे पहले से ऐसा चला आ रहा है तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो आर्थिक कारण भी है लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने के। अगला है रूढ़िवादी विचारधारा। समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर होती हैं, कम शक्तिशाली होती हैं, कम बुद्धिमान होती हैं, वे पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार से रूढ़िवादी विचारों को मानने वाले लोग भी लैंगिक रूढ़िवादिता के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लैंगिक रूढ़िवादी विचारधारा है कई लोगों की, ऐसा सोचते हैं ना, अरे लड़की है, अरे लड़की तो है, अरे कमज़ोर है, हाँ कमज़ोरी होती है, अरे बुद्धिमान नहीं है, अरे लड़के से कम बुद्धिमान। यानी लड़की को हमेशा कम ही आंका जाता है। जैसे लड़का हो तो लड़का को हमें सुपीरियर माना जाता है। माने कोई लड़का चोट लग गई उसको तो क्या कहते हैं, रोने लग गया तो क्या कहते हैं, अब लड़की की तरह रो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि लड़की हमेशा रोती रहती है, लड़का रोता नहीं है। मर्द को दर्द नहीं होता, भाई क्यों नहीं होता उसको दर्द? क्योंकि तुमने ऐसा विचारधारा बना दी ना उसके प्रति। तो यही है रूढ़िवादी विचारधारा। आपने ऐसी विचारधारा विकसित कर दी कि लड़का और लड़की में अंतर कर दिया। कुछ कई बार नहीं होता, जैसे कोई काम नहीं कर रहा तो क्या कहते हैं, तूने हाथ में चूड़ियाँ पहनी है क्या? इसका ये मतलब कि जिसने चूड़ियाँ पहनी वो काम नहीं करती, यानी महिलाएं काम नहीं करती। तो आपने ऐसा पृथक कर दिया। यही तो है रूढ़िवादी विचारधारा कि आपने ये कर दिया कि महिलाएं कमज़ोर है, बराबरी नहीं कर सकती। तो ऐसी जब विचारधारा रखोगे तो सामान्यतः क्या होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को जन्म मिलेगा। आप प्राचीन विचारधारा को त्यों का त्यों मान रहे हो। अगला है प्राचीन पुस्तकें एवं धार्मिक ग्रंथ। ऐसी अनेक पुस्तकें और ग्रंथ हैं जिनमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमज़ोर बताया गया है। उदाहरण के लिए एक मनुस्मृति है। बहुत सारी स्मृतियां हैं प्राचीन काल में लिखी गई है। एक मनुस्मृति है। मनुस्मृति मतलब एक मनु नाम का कोई विद्वान व्यक्ति था, उसने एक स्मृति लिखी थी। ठीक है, कई सारी स्मृतियां होती, जैसे बृहस्पति स्मृति है, उसे मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में क्या लिखा पता है कि बच्चों को बचपन में पिता, बच्चे ये बच्ची होगा, ठीक है, लड़की है, बच्ची को बच्चों ने पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन होना चाहिए। मतलब कि कोई लड़की है तो जब छोटी है तो पिता के अधीन काम करेगी, जब जवान हो गई, शादी होगी तो पति के अधीन काम करेगी, और जब बुढ़ापा आ गया तो बच्ची के अधीन काम करेगी। यानी ये कभी सुपीरियर हो ही नहीं सकती, हमेशा अधीन रहेगी। बचपन में पिता के अधीन है, जवानी में पति के अधीन है, बुढ़ापे में पुत्र के अधीन है। तो ये मनुस्मृति में कहा गया है। तो मनुस्मृति ऐसा कहती है, ये विचारधारा को मानने वाले लोग उसको ठीक मानते हैं। हालांकि मनुस्मृति ठीक भी है, गलत भी है। गलत ज़्यादा कुछ मत लिखना, क्योंकि भाई जिसको जो अच्छा मानता होगा उसके लिए ठीक है, जो गलत मानता होगा गलत है। लेकिन हमने तो लिख दिया कि भाई क्या लिखा है उसमें, है ना। तो प्राचीन पुस्तक और ग्रंथ मनुस्मृति को उदाहरण दे सकते हैं कि इस प्रकार की उसमें लिखा है कि भाई पुरुष सुपीरियर होता है। तो जो मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, तो जो लोग इसको पढ़ते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, उसको यही सोचते होंगे कि हाँ हाँ ठीक लिखा है। तो प्राचीन कालीन विचारधारा को मानना ही रूढ़िवादिता है। तो रूढ़िवादिता को, विचारधारा को बढ़ावा दे दिया आपने। अगला है गरीबी। लैंगिक रूढ़िवादिता को बनाए रखने में आर्थिक कारण भी जिम्मेदार है। ठीक है, आर्थिक तंगी के चलते माता पिता घर का काम करती हैं और पिता बाहर का काम, इससे लैंगिक रूढ़िवादिता को जन्म मिलता है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता में ये भी लिख देना, आर्थिक कारण भी होता है। माता पिता घर के काम में लगे रहते हैं, माता घर का काम कर रही है, चूल्हा चौका कर रही है, बच्चों को पाल रही है, और पिता बाहर का काम, हल जोत रहा है, ट्रैक्टर चला रही कर रहा है। तो ये भी लैंगिक रूढ़िवादिता को जन्म देता है। कोई माता घर का काम कर रही है तो क्यों कर रही है? क्योंकि प्राचीन काल से ऐसे चला रहा है, माता घर का ही काम कर रही है इसलिए वो भी कर रही है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता हो गई है। अगला है बच्चों का पालन पोषण। कई परिवारों में बच्चों को अलग अलग तरीके से पाला पोसा जाता है। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है, बच्ची को सरकारी स्कूल में भेजा जाता है। सुख सुविधाएं पर बच्चों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों का पालन पोषण भी जिम्मेदार है। कई परिवारों में जो बच्चों का पालन पोषण होता है, बच्चे का अच्छा हो रहा है, बच्चे का कम पालन पोषण हो रहा है। बच्चे को सरकारी स्कूल प्राइवेट में, बच्ची को सरकारी में। बच्चे की सुख सुविधा अच्छा ध्यान, बच्चे की सुख सुविधा पर कोई ध्यान नहीं। तो लालन पालन भी क्या है, जिम्मेवार है लैंगिक रूढ़िवादिता को बनाए रखने में। तो आइए समझ लैंगिक रूढ़िवादिता। प्राचीन विचारों को ज्यों का त्यों मान लेना ही लैंगिक रूढ़िवादिता है, और इसके कई सारे कारण आपने देखे।
थोड़ा समाधान देख लेते हैं। उसी प्रकार के समाधान है जैसे हमने लैंगिक असमानता के देखे थे। क्या क्या समाधान है? पहला, जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। शिक्षा के माध्यम से लैंगिक रूढ़िवादियों को समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। यानी लोगों को हमें जन शिक्षा प्रचार प्रसार कराना है, लोगों को बताना है कि भाई सब समान होते हैं, ऐसी विचारधारा को मानना ठीक नहीं होता है, ये फलाना ढिमकाना करके। तो जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। जन जागरूकता अभियान चलाओ। समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है, इसलिए जन जागरूकता अभियान चलाना है। यानी लोगों को अवेयर करना है, जन जागरूकता अभियान चलाना है, लोगों के पास कैंपेन जाओ, बड़े बड़े सेमिनार आयोजित करो जहाँ पर इस प्रकार की विचारधारा आपको रखनी है अपनी। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार कीजिए। पाठ्यक्रम में उन विषयों को शामिल किया जाए जो लैंगिक रूढ़िवादिता को तंज कसते हों, यानी उसकी कटाक्ष को बताते हो। पाठ्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक रूढ़िवादिता की कमियों को अधिकाधिक बताने की आवश्यकता है। यानी ऐसे पॉइंट को शामिल करो जिससे लैंगिक रूढ़िवादिता पर तंज कसे, यानी उसकी कमियों को गिनाओ और अधिक उसकी कमियों पर जोर देना है कि देखो ये कमी है, वो कमी है। क्योंकि कमी गिनाओगे तभी तो पाठ्यक्रम सुधरेगा, तभी लैंगिक रूढ़िवादिता खत्म होगी। फिल्म जगत, ऐसी फिल्में धारावाहिकों का निर्माण किया जाए जिससे स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा समान दिखाया गया हो। ऐसी फिल्मों को देखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए जिन फिल्मों में समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया हो। तो हम ऐसी फिल्मों को अधिक से अधिक बढ़ावा दें जिन फिल्मों में महिलाओं को ज़्यादा अच्छा किरदार दिया गया हो। पुरुषों का महिमा मंडन करने के बजाय महिलाओं का किरदार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तो इस फिल्मों को हमको बढ़ावा देना है, लोगों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना है, प्रमोट करना है कि भाई इन फिल्मों को देखो, ये करो। अगला, लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने का 5वां उपाय है, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाली पुस्तकों को प्रतिबंधित किया जाए। ऐसी प्रत्येक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ आदि प्रतिबंधित होनी चाहिए जिनमें लैंगिक रूढ़िवादिता का महिमा मनन किया गया हो, महिलाओं को पुरुषों से अधीन माना गया हो। तो ऐसी कोई भी किताब है, भले ही मनुस्मृति है, भले ही कोई भी है, तो जो भी जिस किताब में इस प्रकार की बातें की गई है कि महिलाएं पुरुषों के अधीन होती है, पुरुषों को महिमा मंडित किया गया है, उन किताबों को हमें प्रतिबंधित करना चाहिए। क्योंकि लोग उन किताबों को पढ़ेंगे तो फिर उसी प्रकार की विचारधारा रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं, मान लिया आपने कुछ भी बात कह दी, आपने कह दिया कि भाई सुबह सुबह उठकर किसी इंसान का मुंह देखना चाहिए, या ऐसे हम कहते हैं किसी नीच जात आदमी का मुंह देखना चाहिए, तो कोई पूछे ऐसा क्यों है, तो हम क्या कहते हैं, अरे ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मतलब कि जो प्राचीन काल से किताबों में लिखी हुई बातें हम ज्यों को त्यों मान रहे हैं ना, तो हम भी तो रूढ़िवादी हैं। तो वही तो है यहाँ पर भी कि किताबों में यदि ऐसी बातें लिखी होंगी कि रूढ़िवादिता अच्छी है, तो हम तो वही कहेंगे ना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। हमको नहीं पता अच्छा बुरा है, लेकिन ऐसा किताब में लिखा है इसलिए हम ऐसा स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी किताबों को ही प्रतिबंधित कर दो ताकि कोई हवाला ना दे पाए उस चीज़ का। अगला, समान अवसर, लड़कों और लड़कियों को चाहे शिक्षा हो या नौकरी, हर जगह समान अवसर दिए जाएं, ताकि हमारा संविधान समान अवसरों की बात करता है किंतु व्यवहार में ऐसा हो नहीं पाता। हमारा संविधान, हालांकि हमारा संविधान समान, तो समान अवसर की बात है कि भाई हर जगह शिक्षा में हो, नौकरी चाकरी के क्षेत्र में हो, खेल कूद के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सबको समान अवसर दो, बराबर दो। क्योंकि संविधान समानता की बात करता है ना। जब संविधान कर रहे तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो नहीं पा रहा चीज़ों का। तो समानता की बात करो। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। आज भी ऐसे सैकड़ों व्यवसाय हैं जहां पुरुषों और स्त्रियों दोनों एक जैसा कार्य करती हैं, मगर पुरुषों को उसी कार्य को करने के लिए अधिक पैसा दिया जाता है और महिलाओं को कम दिया जाता है। तो मैंने आपको कहा ना कि कई ऐसी फैक्ट्रियां आपको दिखेंगी, मैं आज भी कह रहा हूँ, जहाँ सेम कार्य महिला भी करी, सेम पुरुष भी कर दिए, पुरुष को ज़्यादा पैसा, महिला को कम पैसा। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले से चला आ रहा है। अब तो पहले से चला आ रहा है तो लोग उसको मानते हैं। तो वही करेंगे भाई, समान कार्य के लिए समान वेतन दोगे तो इससे लैंगिक रूढ़िवादिता खत्म होगी। जो विचार पहले से चले आ रहे हैं उस पर तंज कसेगा। अंत में कानूनी सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानूनों को लागू करना और उनका पालन को सुनिश्चित किया जाए। तो जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देते कि लड़की लड़का एक समान है, कंधे से कंधा मिला के चल रही, तो उन कानूनों को बढ़ावा दे, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लैमराइज करें। तो ये था लैंगिक रूढ़िवादिता। क्या है लैंगिक रूढ़िवादिता? एक ऐसी विचारधारा जो प्राचीन काल से लड़कियों और लड़कों के बारे में जो कथन है उनको ज्यों को त्यों मान देती है, लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती है। और यदि आप उसको मानते हो तो आप क्या हो? रूढ़िवादी व्यक्ति हो। कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा ना कि मैं मॉडर्न हूँ, या मॉडर्न का मतलब क्या है? मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि नंगे, मतलब छोटे छोटे कपड़े पहन लिए, अधनंगे कपड़े पहन लिए, चश्मा पहन लिया, बिलायती भाषा में बात कर रहे हो, लैंगिक, ये मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब होता है कि आधुनिक विचार को मानना, समानता, स्वतंत्रता, न्याय की बातें करना, उसको मॉडर्निटी कहते हैं। लेकिन आज के समय में मॉडर्निटी का मतलब सिर्फ लोगों के लिए इतना ही है
कि मैं छोटे कपड़े पहनकर मतलब महफिल में धुआं उड़ा रही है लड़की, तो मॉडर्न हो गई है। हालांकि ऐसा मॉडर्न ठीक है, मतलब आज कुछ और ही है, इंस्टाग्राम पर नंगा नाच करना ही मॉडर्निटी का प्रतीक बना हुआ आज के दिन में। बहरहाल, तो रूढ़िवादी का मतलब समझाना विचारों को मानना जो प्राचीन काल से चली आ रहे हैं। अब रूढ़िवादिता के कारण क्या थे, तो आपने बहुत सारे कारण देखे भाई, ये कारण है, संकीर्ण विचारधारा, सामाजिक मान्यताएं, प्रथाएं, शिक्षा दोष। तो लैंगिक रूढ़िवादिता कारण और समाधान भी देखे। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि कभी लैंगिक रूढ़िवादिता पर सवाल आएगा या लैंगिक असमानता पर सवाल आएगा, दोनों में एक पर ही आएगा। अब ऐसे तो है नहीं, मतलब अगर मान लिया दूसरा तीसरा सवाल में दोनों मतलब एक ही जो यूनिट फर्स्ट के सवाल होते हैं, तो दोनों मतलब ऑप्शन में एक ही सवाल होगा, तो किसी एक को करना है, और एक में लैंगिक रूढ़िवादिता हो या लैंगिक असमानता हो, कुछ समझना आ रहा है, दोनों का पॉइंट चेप देने हैं ना, थोड़ी परिभाषा अलग से लिख देनी, ताकि एग्जामिनर को लगे तो सही कि हाँ, ये तो नहीं कि मतलब रूढ़ी सवाल लैंगिक रूढ़िवादिता पर है और आपने लैंगिक असमानता को डेफिनेशन लिख दिया। ऐसा नहीं करना, डेफिनेशन वही होनी चाहिए। लैंगिक भेदभाव में करना कि एक लिंग को हम महत्व दे रहे, दूसरे को नहीं दे रहे, वो लैंगिक भेदभाव है। और लैंगिक रूढ़िवादिता में कि प्राचीन विचारों को मान्यता दे रहे हैं ना, लैंगिक रूढ़िवादिता से आगे चलकर लैंगिक भेदभाव को जन्म मिलता है। बस ये कॉन्सेप्ट समझना है और बाकी उन्हीं विचारों को लिख देना है। सब पॉइंट खप जाते हैं क्योंकि एक जैसे पॉइंट होते हैं। अपनी ओर से भी एक दो पॉइंट आप लिख सकते हो सोचकर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता आई है, समझ आई होगी, है ना। तो ये हमने देख लिया। अब एक और सवाल था, ये वाला हमने तो नीचे वाला किया ना, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या अवधारणा को विस्तार से परिभाषित कीजिए, भारत में लिंग रूढ़िवादिता को दूर करने के सुझाव दीजिए। तो वो हमने देखे, यहाँ पर तो केवल सुझाव मांगा है, हमने तो कारण भी बता दिए। भाई अगर सुझाव बोलेगा तो वही लिखना, ठीक है, मन से कारण मत लिख देना वहाँ पर। भाई मतलब कुछ भी हो सकता है ना सवाल में, समाधान पूछे तो केवल समाधान ही बता दो, ये है वो है, ऐसा करो, शिक्षा का जागरूक करो, ये करो वो करो, जन जागरूकता चलाओ, फिल्म में सुधार करो, पाठ्यक्रम में सुधार करो, सरकार का दृष्टिकोण बदलो, वो कर देना है ना। जैसा सवाल पूछे वैसा लिख देना है। तो ये नीचे वाला सवाल देखा। ऊपर वाला सवाल भी था, वो मैंने अलग से पेज में लिखा है, देखो इसको आप देखेंगे, ये थोड़ा ध्यान से देखो सवाल को। लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप से आप क्या समझते हैं? परिवार में सामाजिक प्रथाओं का चलन किस प्रकार समाज के उत्थान में मदद करता है? यही सवाल है, ठीक है, परिवार में सामाजिक। तो ये वाला सवाल मैंने यहाँ पर लिखा अलग से, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो। लैंगिक रूढ़िवादिता से आप क्या समझते हैं? परिवार में सामाजिक प्रथाओं का चलन किस प्रकार समाज के उत्थान में मदद करता है? तो लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है आपने समझ लिया है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर, परिवार में सामाजिक प्रथाओं का चलन किस प्रकार समाज के उत्थान में मदद करता है। सामाजिक प्रथाओं का मतलब क्या होता है पता है? देखो इसके बाद मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा, वो है सामाजिकरण। इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक शब्द आता है सामाजिकरण, ये आपका टॉपिक होता है, इसी का ये भी मतलब आपको ये तीसरा सवाल दिखेगा जहाँ तक है, ठीक है। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। देखो सामाजिकरण का मतलब क्या होता है पता है? सामाजिकरण का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा समाज के जो नियम कायदे कानून मान मर्यादाओं को सीखता है ना, उसे ही सामाजिकरण कहते हैं। मतलब जो एक बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेकर केवल एक जैविक प्राणी है, एक पशु की भांति तो है मनुष्य, उसको थोड़ी पता है कि समाज में ऐसे रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, इस प्रकार मानदंड होते हैं, इस तरह आदर सत्कार करना होता है, ऐसा बोलना होता है, कोई पता नहीं उसको। तो जब एक जैविक प्राणी जन्म लेकर इस प्रकार समाज के मानदंडों, नियमों, कायदे कानून, व्यवहार आदि को सीखता है ना, उसे ही कहते हैं सामाजिकरण करना, ठीक है। किसी व्यक्ति का सामाजिकरण यानी सामाजिक गुणों को सीखना ही सामाजिकरण कहलाता है, और फिर उस जैसा व्यवहार करता है उसको सामाजिकरण कहते हैं बच्चे का। तो सवाल क्या है यहाँ पर, परिवार में सामाजिक प्रथाओं का चलन किस प्रकार, यानी जो हमारा परिवार है, परिवार में ऐसी कौन कौन सी सामाजिक प्रथाएं, प्रथाओं का मतलब यहाँ पर वो प्रथा नहीं है सती प्रथा, दहेज प्रथा। प्रथा का मतलब ये प्रैक्टिसेस, कि हम अपने परिवार में ऐसा क्या क्या काम करते हैं जिससे बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास होता है और उसका समाज में उत्थान होता है। यानी हम अपने परिवार में ऐसा क्या करें कि बच्चों को अच्छे सामाजिक गुण मिले, अच्छा सामाजिकरण हो उसका। सामाजिकरण समझ रहे हो ना, कि भाई बच्चा समाज से मतलब जो नियम कायदे कानून उसको सीखना ही सामाजिकरण कहलाता है। और सामाजिकरण कहाँ से सीखेगा सबसे पहले बच्चा? भाई परिवार से सीखेगा। जब जन्म लेगा तो उसके माता पिता क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उन सबको सीखेगा और उस जैसा व्यवहार करेगा तो उसका सामाजिकरण होगा। तो माता पिता परिवार में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे बच्चे का समाज में उत्थान हो रहा है, उसी की बात कर रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, ध्यान से समझो। तो लैंगिक रूढ़िवादिता बतानी है, और परिवार में सामाजिक प्रथाएं कौन कौन सी ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस हम परिवार में करते हैं जिससे समाज के उत्थान में मदद मिलती है। तो इसको एक बार पूरा पढ़ लो, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता की परिभाषा तो बता दी मैंने, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है।
अब देखते हैं, परिवार में सामाजिक प्रथाएं जो समाज के उत्थान में मदद करती है वो निम्नलिखित हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है, मतलब हम परिवार में बच्चों को क्या अच्छा सिखाते हैं जिससे वह समाज में अच्छा काम करे या नाम रोशन करे, उसे ही सामाजिक प्रथाएं कहते हैं। ठीक है, तो हम परिवार में बच्चे को क्या क्या सिखाते हैं जिससे वो समाज में अच्छा करे, वही सामाजिक प्रथाएं हैं। ठीक है, तो समाज में क्या सिखा रहे हैं उसको हम परिवार में सिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना तो सामाजिक प्रथा है, सोशल प्रैक्टिस है। मतलब हम परिवार में एक दूसरे का सम्मान करना सिखाएंगे, मतलब माता पिता घर वाले एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो बच्चा वही तो सीखेगा कि सम्मान करना है। तो इससे क्या होगा, समाज का उत्थान होगा। यानी समाज में कौन सी प्रैक्टिस, परिवार में कौन सी प्रैक्टिस चल रही है, तो वही है कि परिवार में सम्मान करेगा तो बच्चा करेगा। दूसरा, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, कि परिवार में यदि एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाली यदि प्रथाएं आपको परिवार में होंगी तो बच्चा भी समाज में इस प्रकार दूसरे को सहयोग करेगा। प्यार और स्नेह, यदि हम अपने समाज परिवार में इस प्रकार प्यार और स्नेह की प्रथा मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चा वैसे सीखेगा। सहयोग की भावना, क्षमा का गुण, धैर्य की भावना, खुला संचार है, सकारात्मक नज़रिया दृष्टिकोण है, सामूहिक निर्णय है, समानता की भावना है, अनुशासन का गुण है, बच्चों की परवरिश है, लड़कियों और लड़कियों में समानता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यदि हम इनको अपने परिवार में करते हैं ना तो लड़का उसी प्रकार का गुण सीखेगा, और जब लड़का इस प्रकार का अच्छा गुण सीखेगा तब समाज का उत्थान होगा। तो इसके पूरा पढ़ने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, कि भाई सामाजिक मतलब परिवार में सामाजिक प्रथाओं का मतलब क्या है, कि समाज में हम किन किन प्रकार का आचरण व्यवहार करते हैं जिससे बच्चा उन चीज़ों को सीखता है। तो बच्चा परिवार से सबसे पहले सीखता है ना। तो ये है परिवार में की जाने वाली प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस। परिवार में सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक प्रथा का मतलब वो सती प्रथा दहेज प्रथा नहीं, सामाजिक प्रथा का मतलब हम परिवार में ऐसा क्या काम करते हैं कि बच्चा सीखता उन चीज़ों से। तो हम इन चीज़ों को करेंगे तो भाई बच्चा अच्छा बनेगा, समाज का उत्थान होगा। तो यही सवाल था उसका। तो अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। आ रहा नहीं आ रहा समझ, आना चाहिए। देखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। यदि परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के सम्मान और आदर करते हैं तो बच्चा उन्हीं गुणों को सीखता है, और जब बच्चा समाज में होता है तो लोगों का सम्मान और आदर करता है जिससे समाज का उत्थान होता है। तो परिवार में कौन सी प्रथा चल रही है, कि परिवार में यदि प्रथा है एक दूसरे के सम्मान करने की, आदर करने की, तो बच्चा वही सीखेगा। एक छोटा बच्चा है, यदि लोग मतलब जो माता पिता भाई बहन है वो सबका सम्मान करे तो बच्चा वही सीखेगा, और यदि एक दूसरे का अनादर गाली गलौज करे तो बच्चा वही सीखेगा। तो यही करेगा भाई, परिवार में यदि सम्मान एक दूसरे कर रहे हैं तो बच्चा सीखता है, और फिर उसी प्रकार का बच्चा समाज में भी शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे का आदर सत्कार करता है जिससे समाज का उत्थान होता है। समाज का मतलब क्या है, लोगों से मिलकर समाज बनता है। तो जब बच्चा ही अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा। तो परिवार में कौन सी प्रथा चलानी है हमको, भाई एक दूसरे का सम्मान करो। तो परिवार में पहली प्रथा है सामाजिक प्रथा। दूसरा परिवार में सामाजिक प्रथा है एक दूसरे को प्रोत्साहन करना। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, तो बच्चे में भी प्रोत्साहन के गुणों का विकास होता है। वह लोगों को नीचा गिराने की बजाय आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे समाज का उत्थान होता है। तो दूसरी बात हमने कर दी कि भाई परिवार में कैसी प्रथा का चलन होना चाहिए कि जो एक दूसरे को प्रोत्साहन करे, आगे बढ़ाएं। तो बच्चा देखेगा ना, परिवार से सीखेगा। एक छोटा बच्चा है, जब माता पिता एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो बच्चा सीखेगा कि यार ऐसा भी होता है, तो आगे चलकर उसी प्रकार का गुण उसके अंदर आएगा। वो भी समाज में लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, ना कि टांग खींचने का प्रयास करेगा, है ना। तो जब आगे बढ़ाएगा तो समाज का क्या होगा, उत्थान होगा। क्योंकि सवाल क्या है, सवाल यही तो है ना कि समाज का उत्थान करना है, तो वही हर चीज़ में समाज का उत्थान लिखते जाना। लास्ट में टीचर को लगना चाहिए ना समाज का उत्थान करा रहा है ना। प्यार और स्नेह है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि प्रेम बिना जग सूना है। ये मैंने अपने मन से लिख दिया, लेकिन लिख देना क्या हो रहा है। किसी महान, किसने कहा, हमने कहा होगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा कि प्रेम बिना जग सूना है। सूना वर्ड है, सुना मत लिख देना यहाँ पर, बड़ा शौक है। अर्थात बच्चे में परिवार से ही प्रेम और स्नेह की भावना विकसित होती है, और बच्चे समाज में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज आदि से बचने का प्रयास करते हैं, सबके साथ प्रेम से पेश आते हैं जिससे समाज का उत्थान होता है। तो परिवार में यदि प्रेम और स्नेह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, परिवार में यदि स्नेह और मतलब सामाजिक प्रथाएं चल रही हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा कि भाई दूसरे को प्रेम करना है, सहयोग करना है। इस प्रकार क्रोध गाली गलौज की भावना विकसित नहीं होगी, और जब इस प्रकार का बच्चा समाज में होगा तो समाज का उत्थान होगा।
भाई समाज का उत्थान कौन करेगा? जो दिन रात झगड़ा, गाली गलौज, माँ बहन की गाली देगा वो करेगा, या जो दूसरे का सहयोग करेगा, सहानुभूति जताएगा, सहयोग करेगा, प्रेम करेगा, वो करेगा? तो निश्चित रूप से इससे समाज का उत्थान होगा। वही तो सवाल है, समाज का उत्थान कराना है हमको। अगला है सहयोग की भावना। जब परिवार में मुश्किल का समय होता है तो सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। इससे बच्चे में सहयोग की भावना का विकास होता है। वह लोगों के साथ भी हमेशा सहयोग करता है, जिससे समाज का उत्थान होता है। तो परिवार में यदि एक दूसरे की हम सहयोग कर रहे हैं, मतलब चाचा चाची का सहयोग कर रहे हैं, दादा दादी एक दूसरे सहयोग, माता पिता सहयोग, भाई बहन सहयोग, तो बच्चा भी वही सीखता है कि हाँ मुझे भी मदद करनी, हेल्प करनी है, और फिर आगे चलकर लोगों की मदद करता है। इस प्रकार समाज का उत्थान होता है। तो ये भी समाज परिवार में चलने वाली एक प्रकार की क्या है, मतलब सामाजिक प्रथा है ना। अगला है क्षमा का गुण। इस संसार में सबसे बड़ा दान किसी को क्षमा करना है, और इस प्रकार का गुण बच्चे में परिवार से ही विकसित होता है। यदि बच्चे में ईर्ष्या, प्रतिशोध की भावना होती है तो इससे समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो मैंने क्या कहा कि भाई क्षमा करना सबसे बड़ा गुण होता है। यदि आप किसी बच्चे में क्षमा करने का गुण नहीं है ना, तो हमेशा प्रतिशोध, ईर्ष्या की भावना उसके भीतर होगी, तो इससे समाज का उत्थान नहीं होगा। हमें तो समाज को उत्थान करना है, यानी उसके भीतर ईर्ष्या, प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए, क्षमा करने का गुण होना चाहिए। तो परिवार में यह भी एक क्या है, सामाजिक प्रथा है। इससे बच्चा सामाजिक प्रथा से क्या सीखता है, क्षमा का गुण सीखता है। अगला है धैर्य की भावना। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। अक्सर इस प्रकार की कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बिना धैर्य के बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए, जिससे समाज का उत्थान होगा। तो इस प्रकार की पॉइंट आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं, ये मैंने खुद ही लिखे हैं पॉइंट, ठीक है, कि जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। भाई जो एग्जामिनर होगा वो भी इस प्रकार का डायलॉग उसने भी सुना होगा, वो मंगल ग्रह का नहीं है वो भी। और जल्दीबाजी करेंगे तो आपके बने बुने काम भी बिगड़ जाते हैं इंसान के, तो इसलिए हमें धैर्य रहना चाहिए। तो धैर्य का गुण भी बच्चे में परिवार से आता है। यदि परिवार में धैर्य रहना सिखाया गया है, इस प्रकार की सामाजिक वहाँ पर प्रथा चल रही है, प्रैक्टिस हो रही है, तो बच्चा भी सीखता है और आगे चल के धैर्यवान बनता है बच्चा। तो ये भी सामाजिक प्रथा हमने देखी। अगली सामाजिक प्रथा देखते हैं जो हमारे परिवार में चलती है, जिससे समाज का उत्थान होता है, वो है खुला संचार। खुला संचार से तात्पर्य कि एक दूसरे से बिना शंका, संकोच, झिझक, शर्म के बात करना। यदि बच्चे में परिवार से खुला संचार के गुण है तो उससे समाज का उत्थान होता है, ठीक है। यानी परिवार में हम बिना शंका, संकोच, बिना झिझक, शर्म की एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक से संवाद कर रहे हैं, तो बच्चा भी आगे चलकर उसी प्रकार का होगा। और यदि शंका, संकोच है, शर्म आ रही, तो बच्चा क्या करेगा, फिर आगे चल के समाज में शर्माता रहेगा। एक लड़की से बात करने में पसीना छूट जाएगा उसका, है ना, तो क्या वो समाज का उत्थान होगा उसका? नहीं होगा। यानी खुला संचार होना चाहिए। ये गुण भी बच्चा समाज से सीखता है। ये भी परिवार का सामाजिक प्रथा है एक। अगली है सकारात्मक नजरिया। समाज में जो चीज़ें हैं उनको देखने का परिवार का नज़रिया कैसा है, इसका प्रभाव भी बच्चा यानी बच्चे पर पड़ता है। यदि परिवार आशावादी है, सकारात्मक सोच रखता है, तो बच्चे में भी सकारात्मक मूल्यों का विकास होता है, जिससे समाज का उत्थान होता है। तो परिवार कैसा देखता है, हर चीज़ में उसको क्या नकारात्मकता दिख रही है कि नहीं नहीं सब खत्म है, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, या फिर आशा दिख रही कि नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा होगा, ये ठीक है, वो ठीक है। तो परिवार आशावादी होगा तो बच्चे में भी वही गुण विकसित होता है। वो भी आशा रखता है कि मान लीजिए एक एग्जाम खराब भी चला गया, दूसरे में सोचता है कि अब मैं और अच्छा करूंगा, है ना, वो आशावादी गुण होता है। और निराशावादी क्या करते हैं कि एक खराब गया तो दूसरे में सोच गया अब तो वो खराब ही जाएगा, क्यों? क्योंकि सोच ही ऐसी हो गई है। तो यही कह रहा है कि सकारात्मक नजरिया होना चाहिए, ठीक है। एक खराब तो दूसरा अच्छा जाएगा, नजरिया बदलना है। तो ये इस प्रकार का सामाजिक जो प्रथा होती है, इसको भी बच्चा परिवार से सीखता है। इससे भी समाज का उत्थान होगा, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही समाज का उत्थान होगा। हर तरह नकारात्मकता दिखेगी, फिर कहाँ उत्थान होगा। अगला है सामूहिक निर्णय। जिन परिवारों में महत्वपूर्ण निर्णय माता पिता, बड़े लोग मिलकर लेते हैं, उन परिवारों में एकता होती है और बच्चा भी इन मूल्यों को सीखता है, जिससे समाज का उत्थान होता है। तो बहुत बड़ी बात है। जो कुछ भी निर्णय है, भाई शादी करनी है, घर लेना है, टीवी लेनी है, लड़की कुछ करना है, तो इस प्रकार के निर्णय जो माता पिता, दादा दादी बैठ कर लेते हैं, तो एकता स्थापित होती है। और एकता स्थापित होगी तो इससे भी क्या होगा, आगे चलकर बच्चा सीखेगा कि भाई एकता होनी चाहिए। ये नहीं कि माता पिता अलग ही हैं, केवल पिता ही सब कुछ निर्णय ले दे रहा है, माता को पूछ नहीं रहा, तो बच्चा वही सीखेगा फिर, है ना। तो इससे तो समाज का उत्थान होगा नहीं। तो इससे बच्चे में समाज का उत्थान होगा जब सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। तो ये भी एक परिवार की क्या है, हमारे परिवार की प्रथा है। यानी हम परिवार में इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, बच्चा सीख रहा है। अगला सम्मान की भावना। बच्चे में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, और यह गुण बच्चा परिवार से सीखता है, और ऐसा बच्चा समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सम्मान की भावना होनी चाहिए, और सम्मान की भावना बच्चे को परिवार से ही मिलती है। जब आप परिवार में एक दूसरे का सम्मान नहीं करोगे, तू तरीका से बात करोगे, तो फिर क्या सीखेगा बच्चा?
कई जगह पर होता है ना, जैसे बड़ी अच्छी जगहों पर आपने देखा होगा, जो माता पिता होते हैं बच्चे से आप करके बात करते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, सम्मान कर रहे हैं ना, तो बच्चा भी जीवन भर आप करके ही बात करेगा हर किसी से। और जो छोटे मोटे परिवार होते हैं वहाँ पर क्या होता है, तू तड़ाके से, तूने ये नहीं किया, तूने ये, तो बच्चा भी फिर भविष्य में तू ही बोलेगा। तो इस प्रकार का बच्चा, जब सम्मान ही परिवार में नहीं था तो फिर समाज का सम्मान क्या करेगा वो। तो ये कि सम्मान होना चाहिए। अगला है अनुशासन का गुण है। परिवार में अनुशासन का होना आवश्यक होता है। इससे बच्चे को सामाजिक मानदंडों, कायदे कानूनों को सीखने में मदद मिलती है और इस प्रकार अनुशासित बालक समाज में उत्थान में उसकी अपनी भूमिका अदा करता है। तो अनुशासन का गुण बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा डिसिप्लिन होगा, परिवार में डिसिप्लिन का गुण होगा, तो निश्चित रूप से आगे चल के बेहतर करेगा। भाई जब नौकरी चाकरी करेगा, कुछ करेगा, स्कूल जाएगा, तो वहाँ डिसिप्लिन होगा उसके भीतर। ये नहीं कि उदंड मचा रहा है, शोर शराबा कर रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है। तो इस प्रकार का बच्चा जो ऐसा उदंड प्रकृति का हो गया, समाज का उत्थान करेगा नहीं करेगा। तो हम तो वही कर रहे हैं कि समाज का उत्थान कैसे होगा, जब परिवार में अनुशासन का गुण होगा, इस प्रकार की सामाजिक प्रथा प्रचलित होगी, तो ही वो अनुशासन सीखेगा और आगे चलकर समाज का उत्थान करेगा। अगला, बच्चे की परवरिश। बच्चे की परवरिश किस प्रकार हुई है, यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। जिन बच्चों की परवरिश, पारिवारिक परवरिश अच्छी होती है, वे बच्चे समाज में उत्थान में मदद करते हैं। तो निश्चित रूप से है परिवार की परवरिश कैसी हुई है। पेरेंटिंग शैली याद आ रही 4 प्रकार की आपको, तो वही का कह रहा है कि कैसी हुई आपकी परिवार की परवरिश। क्या आप परमिसिव वाले में तो नहीं पले हैं, अनुमोदित वाले में, जिसमें बच्चा बिल्कुल बिगाड़ दिया आपने। तो जब आपने बच्चा ही बिगाड़ दिया तो क्या बनेगा बच्चा आगे चलकर, समाज का नुकसान ही करेगा। तो वही कह रहे कि भाई परवरिश कैसी है। जैसी परवरिश होगी, यदि अच्छी परवरिश है तो समाज में अच्छा योगदान देगा, बुरी परवरिश है तो समाज में बुरी प्रकार का योगदान देगा। इसलिए बच्चे की परवरिश जो परिवार में प्रथा है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चा अच्छा योगदान दे। और अंतिम पॉइंट है लड़का और लड़की को समान मानना। जिन परिवार में लैंगिक भेदभाव नहीं होता है, उन परिवारों में बच्चों में भेदभाव जैसे अवगुणों का विकास नहीं होता और उसमें समाज का उत्थान होता है। तो यदि परिवार में आप पहले से विभेद कर रहे हैं कि लड़का अलग है, लड़की अलग है, लड़का प्राइवेट में पढ़ रहा है, लड़की सरकारी में पढ़ रही है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। जो भविष्य में उसका भी बच्चा पैदा हो तो वो भी यही करेगा, अपने बच्चे को सरकारी में, लड़की को लड़के को प्राइवेट में, लड़की को सरकारी में भेजेगा। क्यों? क्योंकि आपने भेदभाव किया ना। तो जब आप परिवार में भेदभाव जैसी कोई प्रथा ही नहीं है, तो निश्चित रूप से बच्चा भी समाज में ऐसा नहीं करेगा, इससे समाज का उत्थान होगा। तो ये था परिवार में चल रही सामाजिक प्रथाएं जिससे उत्थान होता है। तो अब ये सवाल आपको समझ आ जाएगा, है ना। लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है आपने समझ लिया। परिवार में सामाजिक प्रथाओं का चलन किस प्रकार समाज के उत्थान में मदद करता है, तो आपको समझ आए होगी परिवार में सामाजिक प्रथाओं का चलन मतलब कि परिवार में ऐसी कौन कौन सी हम व्यवहार करते हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हम करते हैं। पेपर में ऐसे लिखा आता है सामाजिक प्रथा। कई सारे लोग सामाजिक प्रथा का मतलब ये सोचते हैं कि परिवार में दहेज प्रथा, सती प्रथा चल रही है, वो वाली प्रथाओं की बात नहीं हो रही, प्रैक्टिसेस की बात कर रही है, ठीक है। सहयोग करना, प्रेम करना, सहानुभूति रखना, अनुशासन सिखाना, ये सब कुछ पारिवारिक प्रथाएं होती है, ठीक है। तो परिवार की प्रथाएं समाज के उत्थान में कैसे मदद करती हैं, तो हमने देख दिया कि भाई परिवार में अच्छी अच्छी ये सारी प्रथाएं होंगी तो भाई बच्चा अच्छा बनेगा, समाज का उत्थान करेगा। तो आए समझ आपको ये। तो इस वीडियो को देखकर अब एक बार इस नोट को पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। जब भी कभी आ जाए ना कि परिवार में कौन सी सामाजिक प्रथाएं हैं, तो ये सारी प्रथाएं लिख देना। अच्छी प्रथाएं हैं, बुरी प्रथा भी हो सकती है, भाई क्यों नहीं हो सकती। एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे सम्मान करना, ये अच्छी प्रथा है। एक दूसरे का सम्मान नहीं करना तो परिवार में ये भी तो होता है, वो भी तो एक प्रथा है। प्रथा का मतलब अच्छी भी बुरी भी, लेकिन हमको ये करें कि समाज का उत्थान करना है, तो इसका मतलब अच्छी प्रथा को दिखाना है हमको यहाँ पर, ठीक है। बुरी चीज़ों को नहीं दिखाना है। परिवार में उल्टा सीधा भी होगा ना तो वो थोड़ी दिखाना। तो पारिवारिक प्रथाएं आपने देखी। तो परिवार में सामाजिक प्रथा यानी ऐसी प्रथा जो हमारे परिवार में चलती है और जिससे बच्चा सीखता है चीज़ों को, वो सामाजिक प्रथा कहलाती। तो ये भी सवाल देख लिया आपने। तो ये 2 सवाल हमने देखे इस लेक्चर में। लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण देखे, उसके समाप्त कैसे हो सकता है वो भी देखा। और फिर देखा भाई लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है और परिवार में जो सामाजिक प्रथा है वो समाज के उत्थान में किस प्रकार योगदान देती हैं। तो सारी प्रथाएं आपने देख ली है, ये सवाल आपने देख लिया। इसके नोट्स मैं सारे के सारे आपको भेज चुका हूँ। ये कहाँ तक के नोट्स हो गए मेरे, इसमें 32 तक नोट हो गए हैं, ठीक है। सारे नोट भेज चुका हूँ, लगातार मैं लेक्चर भी भेज रहा हूँ। 2 लेक्चर भेज चुका हूँ, ये तीसरा भी ये भेजूँगा मैं, इसको भी पढ़ना आपको, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद अब चौथा लेक्चर आएगा, उसमें भी और चीज़ें भेजूँगा मैं। तो चलो आपने इसको पढ़ लिया, थैंक यू।